नई पीढ़ी को तो ये भी नहीं पता कि गांधी जी कौन थे। देखिए, हिंदू सिविलाइजेशन इज़ नॉट ए रिलीजन। हिंदू सभ्यता की सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि हिंदू सभ्यता के अंदर उसकी अपनी डिस्ट्रक्शन का एक बीज है, वो है कास्ट। पृथ्वीराज चौहान क्यों हारे? तो गुलाम डायनेस्टी ने हमारे ऊपर रूल कर लिया। ये है कमज़ोरी हमारी। बाबर नामा ने उससे किसी जगह लिखा है कि यह मुल्क बड़ा अजीब है, ये यहाँ के लोग वेजिटेरियन थे ना, घास के साथ घास खाते हैं। अंग्रेज़ एक बड़ी होशियार कौम है। अकबर ने क्यों नहीं दी परमिशन? अकबर की कई बीवियाँ थी, आपको पता ही है जी, आपने उल्लेख किया। और पोर्चुगीज़ ने उनको एक पोर्चुगीज़ बीवी भी दे दी थी। जहांगीर एक शराबी कबाबी आदमी था। आज का भारत आगे तो उभर रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। आपको मालूम है कि आज़ादी के वक़्त हमारी आबादी फ़कत 33 करोड़ थी और 33 करोड़ आबादी को हम खाना नहीं खिला सकते थे। हर एक इंसान उनका जो था, चाहे छोटा क्लर्क हो चाहे बड़ा अफसर हो, वो यहाँ से अमीर बन के गया। ईस्ट इंडिया कंपनी तो ख़त्म हो गई, सरकार ने ले लिया ब्रिटिश ने, मगर सारी एडमिनिस्ट्रेशन जो कलकत्ते में थी, इसीलिए कलकत्ता था कैपिटल बनाया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी कलकत्ता में थी। दिल्ली में क्यों नहीं बनी आई? विक्टोरिया क्यों नहीं आई हिंदुस्तान में? किसी ने पूछा ना। शुरू के जो कॉइन थे उसमें विक्टोरिया दी क्वीन था। ये ऑब्जेक्शन हमारे लोगों ने लिया, अरे भाई वो तो कोई एम्प्रेस है, जंग के अंदर ही मदद नहीं कर रहे थे ना, यही सारा चक्कर था ना। तो होल थिंग, सारी चीज़ जो थी वो गलत थी जिस तरीके से हैंडल की गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीत जाते तो हिंदुस्तान में रिबेलियन हो जाना था, और हालत ऐसी हो गई थी दिल्ली में, सारे हिंदुस्तान में, कि अंग्रेज़ परेशान थे कि इनका क्या किया जाए। गांधी जी भी गए रेड फोर्ट में देखने के लिए कि आईएनए के लोगों को कहाँ रखा गया है। और सुभाष चंद्र बोस अगर हारे इम्फाल में तो सिर्फ इस वजह से कि अंग्रेज़ को अमेरिकन सपोर्ट थी और हवाई जहाज़ थे। जापानीज़ के पास सपोर्ट ख़त्म हो चुकी थी, जापानीज़ के हवाई जहाज़ ख़त्म हो चुके थे। गांधी जी की जो है भूमिका कि उन्होंने इंडिपेंडेंस स्ट्रगल को मास स्ट्रगल की शक्ल दे दी। कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि गांधी जी ने वायसराय को मिले थे और वायसराय ने उनको उल्टा शर्मिंदा कर दिया कि तो आप तो सारी उम्र कहते रहे हैं कि वायलेंस नहीं होनी चाहिए, ये क्या कह रहे हैं आप? ये तो फैक्ट है कि फांसी दी गई कि यू कैन हैंग मी बट यू कैन नॉट हैंग माई आइडियाज़। कि प्लीज़ पढ़ो भगत सिंह के बारे में, बेतहाशा डेमोन्स्ट्रेशन किए दिल्ली के अंदर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। गांधी जी को मैंने नहीं कहा कि जिम्मेवार है वो। पटेल इज़ एज मच रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्टीशन ऑफ इंडिया एज नेहरू वॉज। कि 1937 में जब इलेक्शन हुए थे, जिन्ना एक सीट नहीं, एक प्रोविंस नहीं जीता था, तो कैसे मैं कहते हैं आप जिन्ना लीडर है हमारा? मगर उन्होंने तो पाकिस्तान बनाना था क्योंकि कोल्ड वार शुरू हो चुकी थी और उनको चाहिए था ये मुल्क। क्या आप जानते हैं कि धरती के दूसरे हिस्सों में इंसान जब अपने लिए रिहाइश खोज रहा था, तब भारत भूमि पर एक समुन्नत सभ्यता राज कर रही थी, काम कर रही थी। क्या आप जानते हैं कि भारत का नक्शा तब धरती के कितने बड़े भूभाग पे फैला हुआ था? क्या आपको यह भी पता है कि भारत पर पहला विदेशी आक्रमण जो रिकॉर्ड हुआ है वह किसने किया था? या आपको यह पता है कि ये जो इस्लाम परस्त अफगानिस्तान आज का है, वह कभी हिंदू बहुल भारत का हिस्सा था? भारत को हिंदुस्तान किसने कहा था? क्या आपको पता है कि हिंदुस्तान इस्लामी आक्रांताओं ने कहा था? साथ ही यह भी प्रश्न है कि भारत भूमि पर पहला धर्मांतरण कहाँ हुआ था और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी?
अनगिनत प्रश्न हैं जो भारत के इतिहास से, भारत के असली इतिहास से जुड़े हुए हैं और वे स्वतंत्रता संग्राम तक आते हैं, उसके बाद तक आते हैं। क्या कुछ इतिहास असली इतिहास था और क्या कुछ हमने पढ़ा है, हमको पढ़ाया गया है, इतिहास के असली नायक कौन हैं, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मैं हूं जयप्रकाश पांडे, आप देख रहे हैं शब्दरथी कार्यक्रम। साहित्य तक के लिए यह बातचीत रिकॉर्ड होगी प्रेम प्रकाश जी से, जिनकी पुस्तक आई है हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड। बहुत बहुत स्वागत है सर। हालांकि यह बातचीत साहित्य तक स्टूडियो की जगह मैं आपके कार्यालय में रिकॉर्ड कर रहा हूं और संभवतः ऐसा पहली बार हुआ है कि साहित्य तक पर किसी कार्यक्रम को, इस कार्यक्रम को मैं अपने स्टूडियो की बजाय आपके यहाँ कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगा आपको और बधाई दूंगा कि इस किताब को जब मैं पढ़ रहा था, हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड, तो इसके हर चौथी पंक्ति पर मुझे एक नई जानकारी मिल रही थी। एक ऐसे व्यक्ति को जो दिन रात किताबों में डूबा रहता है, मैं हर दिन एक किताब पर बात करता हूँ, उसके लिए भी हर चौथी पांचवी पंक्ति में कोई न कोई नई जानकारी आ रही। आपने इस किताब की भूमिका में लिखा है कि मैं इतिहासकार नहीं हूँ, लेकिन इतिहास के जिन बिंदुओं को आपने छुआ है, जिनको आपने लोगों के सामने रखा है, वह अपने आप में बहुत ही अप्रतिम है। तो आपके दिमाग में इस इतिहास को, जिसको भारत भूल चुका है, लिखने की बात कैसे आई? ऐसे है कि ठीक है, मैं इतिहास आई एम नॉट ए हिस्टोरियन, मगर इतना तो मुझे पता है ना, हालांकि मैंने हिस्ट्री पढ़ी हुई है यूनिवर्सिटी में, इतना तो मुझे पता है कि मेरा मुल्क क्या है और इसके साथ क्या हुआ। तो उसके तहत कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि मुझे एज ए जर्नलिस्ट रिसर्च की या करवाई, और मैं बड़ा खुशकिस्मत था कि मुझे ये सारी रिसर्च लंदन में हुई मेरे लिए। हरिंदर मान वो वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी के डीन हैं, उन्होंने की और बड़ी तबीयत से की। तो इसलिए ये तो फैक्ट्स जो थे, एज ए जर्नलिस्ट मैंने फैक्ट्स प्रेजेंट किए हैं और कुछ नहीं, हिस्ट्री नहीं है, ये फैक्ट्स हैं। जिसे आप फैक्ट्स कह रहे हैं, दरअसल उससे हमारा भारत का और पूरे विश्व का इतिहास बनता है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं प्रेम प्रकाश जी के बारे में कि आप देश के जाने माने पत्रकार, संपादक और लेखक के रूप में आपकी अपनी एक स्थापना रही है। आप उन गिने चुने लोगों में हैं जिन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके डॉक्टर मनमोहन सिंह तक देश के जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं उनसे न केवल संवाद किया है, साक्षात्कार किया है, बातचीत की है। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री से भी आपकी मुलाकात रही। आप ANI जो देश की और दुनिया की जानी मानी संस्था है, समाचार के क्षेत्र में जो लोग भी जानते होंगे ANI का, आपने हर दिन कोई ऐसा समाचार, कोई ऐसा चैनल नहीं है जहां आपको ANI का लोगो नहीं दिखता होगा। तो अगर भारत को दुनिया में समाचार के क्षेत्र में जाना जा रहा है, उसके वीडियोज़ को, उसके चित्रों को, तो ANI कहीं ना कहीं एक बड़ी भूमिका रखता है। आप उसके संस्थापक रहे हैं। आपकी जो इससे पहले पुस्तकें आई हैं उनमें अफ़गानिस्तान पर एक पुस्तक है, आपकी रिपोर्टिंग की ज़िंदगी पर जो पुस्तक है, जो रिपोर्टाज के अनुभव है, वो भी एक पुस्तक में आया है। लेकिन आज चूँकि शब्दरथी में आप जानते हैं आपके जीवन पर मैं अलग से कभी संवाद कर पाऊँगा, वो अवसर पाऊँगा तो, लेकिन हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड की शुरुआत सर जिस ढंग से होती है, आपने इस किताब में कह तो रहे हैं आपकी, आपने बतौर पत्रकार केवल फैक्ट्स रखे हैं, लेकिन ये फैक्ट्स बहुत बार बहुत जगहों पे चुभते हैं क्योंकि नई पीढ़ी उनको नहीं जानती है। नई पीढ़ी को तो ये भी नहीं पता कि गांधी जी कौन थे। नई पीढ़ी को तो ये भी नहीं पता आज कि हमारी इंडिपेंडेंस स्ट्रगल क्या थी। आप दंग रह जाएंगे। आप ज़रा पूछ के देखिए आज के वर्किंग मिडिल क्लास के लोग जो हैं,
वर्किंग मिडिल क्लास के लोग जो 40-45 साल के हैं, कितना पता है उनको? हाँ, गांधी जी थे बस, जवाहरलाल नेहरू थे, हाँ, मगर और उन्हें कुछ मालूम नहीं है। सर, अफ़गानिस्तान पे भी आपकी किताब थी और इस किताब में भी आपने उस हिस्से को लिखा है। भारत की जो परिकल्पना है, जिसको भारत कहा गया, और आपने इस किताब में लिखा है कि इसे हिंदुस्तान जो है वो मुस्लिम आक्रांताओं ने, जो आक्रमणकारी थे, उन्होंने नाम दिया। उससे पहले भारत था, और वो जो भारत की सीमाएं हैं, आपने अफ़गानिस्तान के एक हिंदू कुश माउंटेन से शुरू, जी, ये तो फैक्ट है। देखिए, हिंदू सिविलाइजेशन इज़ नॉट अ रिलीजन। हिंदुज़म कभी रिलीजन था ही नहीं और ना है। भगवान कृष्ण ने क्या कहा है? मैं तो आपके अंदर हूँ। अब लोग पूजा करें मंदिर में ये मूर्तियों की, वो अलग बात है, मगर ये सिविलाइजेशन रही है हमेशा, और ये ग्लोबल सिविलाइजेशन रही है। ये कोई सिविलाइजेशन आखिरकार कनिष्क ने, जो अशोक के सक्सेसर थे, अफ़गानिस्तान थे उसको, उन्होंने बुद्धिस्ट मॉन्क्स भेजे चाइना। क्यों भेजे? क्योंकि वो हमारी सिविलाइजेशन से ही कनेक्टेड थे। आपने सर लिखा है कि जो भारत पे पहला विदेशी आक्रमण जिसको लिखा, जिसकी लिखित इतिहास में, वो ग्रीक थे। और आपने ये भी लिखा है कि जो इस्लाम है वो पहली बार अफ़गानिस्तान की धरती पर पनपा, लेकिन वो तलवार से वहाँ नहीं पनपा था। देखिए, 7 दफ़ा हमले हुए हैं उस अफ़गानिस्तान के ऊपर, और हिंदू सभ्यता की सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि हिंदू सभ्यता के अंदर उसकी अपनी डिस्ट्रक्शन का एक बीज है, वो है कास्ट। जब भी लड़ाई होती थी, मैंने किताब में लिखा है साफ तौर पर, तो उस ज़माने की लड़ाइयाँ क्या होती थी? 4-5 हज़ार लोग इस तरफ, 5-7 हज़ार लोग, आबादियाँ कितनी थी इस तरफ। सूरज डूबा, जंग बंद, एक दूसरे को देख सकते हैं दूर से। वो लोग तो एक थाली में खाना खा रहे हैं, हमारे 1, 2, 3, 4, 5 ग्रुप्स के अंदर एक किधर, एक किधर, एक किधर, किसी का खाना कुछ, किसी का खाना कुछ, किसी का खाना कुछ, बर्दाश्त करते थे। उधर से वो इनका मजाक उड़ाते थे। आपने सर किताब में ये भी लिखा है कि भारत जब भी हारा, गुलाम हुआ, तो कहीं न कहीं गद्दारों की अपनी एक बड़ी भूमिका थी। इस पे कोई शक है? आज की डेट में भी देख लीजिए, पृथ्वीराज क्यों हारे, पृथ्वीराज चौहान क्यों हारे, ये तो आपको ही पता है, सबको पता है, जयचंद की वजह से। अगर जयचंद मोहम्मद गौरी को दोबारा नहीं बुलाता, बताता कि इसकी क्या कमज़ोरियां हैं, पृथ्वीराज हारता। और मिला क्या उसको उसके एवज़ में, जयचंद को? मोहम्मद गौरी जाती दफ़ा, जो उसका सबसे चहेता ग़ुलाम था, उसको हवाले कर गया मुल्क, ये दिल्ली। तो गुलाम डायनेस्टी ने हमारे ऊपर रूल कर लिया। ये है कमज़ोरी हमारी। सर, दरअसल मैंने, जैसा अपने दर्शकों को बताया, इस किताब के हर पन्ने पर इतिहास का वह सच बिखरा हुआ है जिसे आप पढ़ेंगे तभी जानेंगे। वितस्ता पब्लिकेशन ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। हार्ड बाउंड संस्करण का मूल्य 625 रुपये है। और जैसा कि प्रेम प्रकाश सर ने अपनी बातचीत की शुरुआत में ही कहा, एक जर्नलिस्ट का वह अकाउंट है जो लिखा नहीं गया। तो भाषा भी उतनी सहज है कि अगर आप इस किताब को खरीदेंगे तो आप हर पन्ने पर उस इतिहास को जान सकेंगे जिस इतिहास को याद नहीं रखा गया। सर, उस हमले के बाद, सिकंदर के हमले के बाद, आप बाबर के हमले का भी जिक्र करते हैं और उसका भी उल्लेख करते हैं जब बाबर को यहाँ से
भागना पड़ा था। भागा नहीं वो, हार के गया ना। कौन, कहाँ हारा वो? बाबर 15 साल इस मुल्क से जब से बाबर यहाँ से चला गया क्योंकि बाबर को ये मुल्क पसंद नहीं था, बल्कि बाबर नामा ने उससे किसी जगह लिखा है कि ये मुल्क बड़ा अजीब है, ये यहाँ के लोग वेजिटेरियन थे ना, घास के साथ घास खाते हैं। तो ये मजाक की बात भी है, मगर वो ये कह के चला गया, हुमायूं को उसने दे दिया था। अब उसके बाद अब्दाली आ गए और आ गए, तो सारे लिखा ही हुआ है। और हुमायूं को वक़्त लगा, फिर वो मदद लेके आया पर्शिया से। सर, इस किताब में आपने ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरह से एक शॉप खोलने की इजाज़त मांगी थी और उसको अकबर के समय में नहीं इजाज़त मिली, उसके बाद के कालखंड में एक दुकान खोलने की अनुमति दी गई। वहाँ से किस तरह से मुगलिया सल्तनत को एक लालच आया, आपने उसका उल्लेख किया है कि किस तरह से दरबार में उनको पुर्तगीज से जो वो जहाज़ हमारे पानी के जाते थे और उनसे वो कर वसूलते थे, तो इन्होंने ब्रिटेन से संधि करने की एक कोशिश की। और आपने इस कमजोरी का भी उल्लेख किया है कि जब मुग़ल सल्तनत भारत पे शासन मुग़ल्स कर रहे थे तो उन्होंने समुद्र की तरफ ध्यान नहीं दिया था। मैं चाहूँगा क्योंकि हमारे लोगों को इस बात का आभास नई पीढ़ी को नहीं है कि कोई एक कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो तो जानते हैं कि उसने गुलाम भारत को बनाया था, कैसे बनाया था उसका कोई विस्तृत रूप नहीं। अंग्रेज़ एक बड़ी होशियार कौम है, ये तो हमें समझना चाहिए कि एक कंपनी को उन्होंने इजाज़त दे दी और कंपनी को ये भी कह दिया कि तुम इलाके के ऊपर कब्ज़ा भी कर सकते हो। ये कब की बात है ये? अब अकबर ने क्यों नहीं दी परमिशन? अकबर की कई बीवियां थी, आपको बताई है जी, आपने उल्लेख किया है। और पोर्चुगीज़ ने उनको एक पोर्चुगीज़ बीवी भी दे दी थी और पोर्चुगीज़ उनकी कोर्ट में थे, तो इसलिए वो उनको परमिशन नहीं मिलती थी। जहांगीर ने परमिशन इसलिए दे दी कि हालांकि जहांगीर एक शराबी कबाबी आदमी था, उसकी हुकूमत जो थी, उसकी बीवी नहीं बल्कि जिसको उसने बीवी बना लिया, नूरजहान को, वो और उसके बाप और भाई चलाते थे। एनीवे, वो तो डिफरेंट बात है। उसने सिर्फ इतना पूछा कि आप जहाँ से आए हो आपका बादशाह क्या है? उसने कहा मेरा बादशाह तो जो है वो समुद्र का राजा है। वो उसी बात से इम्प्रेस हो गया, क्योंकि उसकी तो मुसीबत थी कि पोर्चुगीज़ उसके जहाज़ जैसे निकलते थे सूरत से, गोवा हिंदुस्तान के पहला एक ही पोर्ट है जो नेचुरल है और छुपी हुई है। तो पोर्चुगीज़ का पूरा ध्यान, जैसे उनको इन्फॉर्मेशन मिलती थी कि निकला वहाँ से, ये पहुँच जाते थे कि ला भाई पैसे हमारे तो पहले थे। तो उसको बड़ी मुसीबत थी कि वहाँ मक्के पे नहीं जा सकते थे लोग, और ना ही इसके ट्रेडिंग शिप जा सकते हिलते थे जब तक तो उसको पैसा ना दे लें। ये सर जो युद्ध की, चूँकि एक बीच से एक प्रश्न मेरे दिमाग में आया, जो पहले भारत पर हमले हुए कबायली या जो आक्रांताओं द्वारा, वो भारत की समृद्धि के चलते थे। भारत पर जब भी हमला हुआ है वो आपकी किताब के हिसाब से ये रिलीजियस कन्फ्लिक्ट की जगह लूट मार उसकी वजह थी। और आपने लगातार इस किताब में यहाँ तक कि जब मुग़लों को लूटा गया वो उस घटना का भी जिक्र किया है, और गजनी गौरी के बाद तक आप अब्दाली तक चले आए हैं। उसके बाद फिर जो शासक आते हैं वो भारत पर हुकूमत करने लगते हैं, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी भी। ईस्ट इंडिया कंपनी के कालखंड का भी आपने एक बहुत विस्तार से वर्णन किया है। देखिए,
सब ने लूटा है। महमूद ऑफ गजनी जो था, जिसने 17 बार हमला किया सोमनाथ मंदिर पे और वापस चला गया। उसने कोशिश तो नहीं की किसी को वहाँ पे सोमनाथ में या कहीं भी मुसलमान बनाने की, ना, उसको तो मतलब था वहाँ से सोना उठाने का और वापस गया। सर, लेकिन बाद के खंडों में आपने ये लिखा है कि जैसे बाबर जब आया और दूसरे लोग आए तो उन्होंने इस बात का भी प्रयास किया, आपने इस बात का उल्लेख किया है कि नहीं, हमारी जो जातिगत कमियां थी वो धर्मांतरण के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार थी। मैंने आपसे पहले ही अर्ज़ किया है ये। लेकिन बाद के दिनों में आपने लिखा है कि जो मुगलिया हुकूमत थी वो तलवार के दम पर भी धर्मांतरण की कोशिश कर रही थी। देखिए, वो औरंगज़ेब ने की थी, वो ज़्यादा सिर्फ औरंगज़ेब ने की थी। जहांगीर ने एक गलती की, क्योंकि जहांगीर जो था, मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया, वो एक ऐसा शहंशाह नहीं था जिसको कि अकल से अपनी काम लेता हो। वो तो अय्याशी में डूबा हुआ शहंशाह था। उसको शिकायत आई तो उन्होंने 5वें गुरु साहब को गिरफ्तार कर लिया, ख़त्म कर दिया, अर्जुन देव जी को। सो ये तो गलत बात थी ना, बट अदरवाइज उसके और कुछ नहीं है। देखिए, नीचे के लोग कोशिश करते थे, मुल्ला हुए या मौलवी हुए, वो अब भी करते हैं, उनका काम है, पादरी करते हैं। आज की डेट में आपका क्या मतलब है कि कन्वर्जन नहीं हो रहा है? हालांकि कानून है, एंटी कन्वर्जन लॉ है, सब कुछ है, हो रहे हैं। चाहे पॉवर्टी के समझ लीजिए वजह से या कास्ट की वजह से, नफ़रत आज भी है मुल्क के अंदर। सर, आपने इतने लंबे कालखंड से खुद भी चीज़ों को देखा है। बीच बीच में मैं दूसरे प्रश्न भी पूछता जा रहा हूं जो इस किताब में नहीं है, उसके लिए हमें क्षमा करेंगे। भारत को आज आप किस रूप में देखते हैं? क्या हम अपनी उन कमियों को, जो कमियां जहां से ये पुस्तक शुरू हुई है कि भारत की जो एक समुन्नत सभ्यता थी, जो अफ़गानिस्तान से लेकर सारा हिस्सा ही हमारे पास था, और जो जिसकी अपनी ख्याति जो है वो ग्रीक, यूरोप, चीन, हर जगह व्याप्त थी, उन कमियों के साथ मैं जब इस किताब को पढ़ता हूँ, इसके तथ्यों को देखता हूँ और आज पाता हूँ, मुझे तो वो कमियाँ अभी भी जस की तस हैं। इसकी वजह क्या पाते हैं? वो कमियाँ तो अभी रहेंगी हमारे पास हमेशा, मगर आज का भारत आगे तो उभर रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है, इसमें बिल्कुल शक नहीं है। कई चीज़ें हुई हैं। जिस दिन से आज़ादी मिली, पंडित जी ने इंस्टीट्यूट्स बना दी, IITs, ज़बरदस्त। फिर पंडित जी ने न्यूक्लियर साइंस की, न्यूक्लियर रिसर्च करवा दी, स्पेस रिसर्च करवाई, एग्रीकल्चरल रिसर्च करवाई। आपको मालूम है कि आज़ादी के वक़्त हमारी आबादी फ़कत 33 करोड़ थी, और 33 करोड़ आबादी को हम खाना नहीं खिला सकते थे। खाना बाहर से आता था, इंपोर्ट करते थे। आज की डेट में हम 150 करोड़ हिंदुस्तानियों को खाना खिलाते हैं और बाहर भी भेजते हैं। तो इसकी वजह तो सर, आपकी किताब को पढ़ने के हिसाब से तो सारी लूट मार है, जो व्यवस्था, जो जितने भी आक्रांता है वो लूट के ले जाते रहे। मुझे लगता है इसकी वजह अगर किताब को देखा जाए तो वह पाई जाएगी। ऐसे है कि ईस्ट इंडिया कंपनी तो थी, आई तो बिज़नेस के लिए थी, मगर उनका हर एक आदमी, मैंने तो इंग्लैंड में देखा है, ये हर एक इंसान उनका जो था, चाहे छोटा क्लर्क हो चाहे बड़ा अफसर हो, वो यहाँ से अमीर बन के गया लूट के लेके। आपने अपनी किताब में लिखा है कि 1857 की जो क्रांति थी, जिसको वो विद्रोह कहते हैं,
उसकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि ब्रिटिश क्राउन के पास सत्ता चली गई थी, लेकिन उन्होंने कर्मचारियों को नहीं बदला, और जो कर्मचारी थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी ही भारत पर शासन करते रह गए। ये तथ्य मुझे लगता है कि सामान्य तौर पर जो पत्रकार हैं वो भी नहीं जानते हैं, अगर इतिहास उन्होंने बहुत ध्यान से नहीं पढ़ा है तो। नई पीढ़ी तो एकदम नहीं जानती, लेकिन जो लोग इतिहास पढ़ रहे हैं वो भी नहीं जानते। जैसे आज भी है। अब देखिए, जैसे एयर इंडिया है, आज की डेट में कितनी बदनामी हो रही है। क्यों? कि टाटाज ने लिया और जो इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज़ जो भी थे, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था कि इनको सैक नहीं किया। वही हालत पर तब थी। ईस्ट इंडिया कंपनी तो ख़त्म हो गई, सरकार ने ले लिया, ब्रिटिश ने, मगर सारी एडमिनिस्ट्रेशन जो कलकत्ते में थी, इसीलिए कलकत्ता था कैपिटल बनाया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी कलकत्ता में थी। दिल्ली में क्यों नहीं बनी आई? विक्टोरिया क्यों नहीं आई हिंदुस्तान में? किसी ने पूछा ना? सर, आपने तो जब विक्टोरिया की बात आ गई तो लंदन में जो इंडिया हाउस है उसके बारे में बड़ा एक विस्तार से उल्लेख किया है आपने। उनके जो अपने कर्मचारी थे उनका भी उल्लेख किया है, जिसमें भारतीय लोग थे। मैं चाहूँगा उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। वैसे है कि जब वो तो एम्प्रेस ऑफ इंडिया थी, आपको पता कि शुरू के जो कॉइन थे उसमें विक्टोरिया दी क्वीन था। ये ऑब्जेक्शन हमारे लोगों ने लिया, अरे भाई वो तो कोई एम्प्रेस है। तब लिखा गया कॉइन्स के ऊपर, एम्प्रेस ऑफ इंडिया, क्वीन ऑफ इंग्लैंड। तो ये कुछ लोग यहाँ से जो थे मुगल वक़्त के, वो गए वहाँ पर, वो अंग्रेज़ों को पास नहीं फटकने देते थे। दिस आई हैव सीन इन दी वहाँ वाइट आइलैंड के ऊपर है ना इनका घर, विक्टोरिया का, बिन देयर। वहाँ उनका जो है, शी मेड ए दरबार हॉल एग्जैक्टली द वे इंडिया हैड। वो वहीं मिलती थी लोगों को। मैंने बल्कि मेरा जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैंने किताब में लिखा भी है कि वो जो जाते हैं वहाँ क्योंकि हमारे लोग तो जाते हैं यहाँ से हॉलीडे पे, नाइट क्लब में चले गए, इन जगह पे चले गए। अरे भाई, अच्छी चीज़ें भी देखो जाके, खुदा के वास्ते। आपने लिखा है कि जो लोग जाएं वो ज़रूर जाकर उसको देखें, ताकि हमारे इतिहास के बारे में उनको पता तो लगे। सर, कांग्रेस के गठन को लेकर आपने बहुत सारी बातें लिखी हैं इस किताब में। जो अध्याय है वह ए.ओ. ह्यूम के बारे में बताता है कि वो किस तरह से सिविल सर्वेंट थे और क्या कांग्रेस के गठन का उद्देश्य था। इसके अलावा जो हमारे बड़े क्रांतिकारी हैं, अजीत सिंह जी, मदन लाल ढींगरा जी और वीर सावरकर, उनके बारे में भी आपने इस किताब में लिखा है। आपने एक और महत्वपूर्ण पहलू की तरफ ध्यान दिया है। आप खुद गांधी जी और पंडित जी को बहुत उनके प्रशंसक रहे हैं, लेकिन आपका कहना है कि मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि देश को आज़ादी केवल गांधी जी के चलते मिली थी। गांधी जी की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी, लेकिन बहुत सारे फैक्टर थे। मैं चाहता हूं कि हमारे जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और जो भी इस किताब को पढ़ें, दरअसल प्रयास यही है कि भारत के जिस इतिहास को आप भुला बैठे हैं उसे याद कर सकें। हमारी वार्ता भी इसीलिए हो रही है कि आप इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ें और जान सकें कि दरअसल इतिहास को जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब आप भविष्य की बात करते हैं और भारत को महान बनाने की बात करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा अतीत किस तरह का था, कितना गौरवशाली था और अतीत में कौन सी गलतियां त्रुटियां हमसे हुई, ताकि हम आगे उनको सुधार सकें। हमें आज़ादी दी गई थी, ये फैसला किया था एटली ने। एटली कलकत्ता में गवर्नर हाउस में ठहरे हुए थे, तो चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता उस वक्त गवर्नर थे एक्टिंग। उन्होंने उनसे पूछा कि क्या अंग्रेज़ सरकार इतनी कमज़ोर हो गई थी कि इनको आज़ादी देनी पड़ गई। 1945-46 में जब वार ख़त्म हुई है
तो एटली ने कहा कि जहाँ तक कांग्रेस और इनकी एजिटेशन का ताल्लुक है, मिनिमल, मेरे लफ्ज़ नहीं है ये, मैंने तो सिर्फ उसको कोट किया है जो उसने कहा है, मिनिमल, कि इनकी इतनी भूमिका नहीं थी, कि ये तो उस वक्त तक स्पेंट फोर्स हो गए थे, जेल से निकले थे, जेलों से कोई एजिटेशन या कोई चीज़ इनके सामने नहीं थी, जंग जीत ली गई थी, जंग के अंदर ही मदद नहीं कर रहे थे ना, यही सारा चक्कर था ना। तो होल थिंग, सारी चीज़ जो थी वो गलत थी जिस तरीके से हैंडल की गई। अगर इम्फाल की लड़ाई जिसमें 26,000 INA के लोग मारे गए थे, अगर वो लड़ाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीत जाते तो हिंदुस्तान में रिबेलियन हो जाना था। वो हुकूमत तो उसी वक्त बदल जानी थी। अब उनको अंग्रेज़ों ने तो स्टडी कर लिया था कि नेताजी की फ़ौज कौन थी, इंडियन आर्मी के लोग। और दिल्ली में 3 अफसरों का ट्रायल हो रहा था, वो तीनों कौन थे, इंडियन आर्मी के अफसर थे। और हालत ऐसी हो गई थी दिल्ली में, सारे हिंदुस्तान में, कि अंग्रेज़ परेशान थे कि इनका क्या किया जाए। और उसका पूरा एडवांटेज लिया कांग्रेस ने। गांधी जी भी गए रेड फोर्ट में देखने के लिए कि INA के लोगों को कहाँ रखा गया है। पंडित जी तो वकील बन गए, जो उन्होंने वकालती कपड़े पहने नहीं थे, टू डिफेंड, दे ऑल हेटेड सुभाष चंद्र बोस, रिमेंबर दैट, ये मत भूलिएगा। और सुभाष चंद्र बोस अगर हारे इम्फाल में तो सिर्फ इस वजह से कि अंग्रेज़ को अमेरिकन सपोर्ट थी और हवाई जहाज़ थे। जापानीज़ के पास सपोर्ट ख़त्म हो चुकी थी, जापानीज़ के हवाई जहाज़ ख़त्म हो चुके थे। तो अब आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या था। सो इट्स नॉट, गांधी जी की का जो है भूमिका कि उन्होंने इंडिपेंडेंस स्ट्रगल को मास स्ट्रगल की शक्ल दे दी, गांव-गांव में लोगों को पता लग गया। मगर सिर्फ 1930 में भगत सिंह के हैंग होने से, फांसी लगने से कोई 2 या 3 महीने पहले पंडित जी ने लाहौर कांग्रेस के वक़्त रावी के किनारे जब झंडा फहराया, तब कहा कि अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कंप्लीट पूर्ण स्वराज है, जो कि भगत सिंह का था। क्योंकि वो हमारे जितने ये रेवोल्यूशनरी हैं, ये मजाक उड़ाते थे कि ये क्या है, ये होम रूल, हम तो इतने बड़ा मुल्क हैं। सर, आपने अपनी बचपन की स्मृतियों से एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना इस किताब में लिखी है। जो दर्शक हमारे देख रहे होंगे कार्यक्रम, हम सभी ये जानते हैं कि 15 अगस्त को लाल किला पर झंडा फहराया जाता है। इसलिए फहराया जाता है क्योंकि सामान्य विचार ये है कि 15 अगस्त को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किला पर झंडा फहराया था। क्यों? क्योंकि 14 और 15 अगस्त को जो उनका मिडनाइट का उद्बोधन है, भारत जो है रात के 12 बजे स्वतंत्र हो गया और अगले दिन पंडित जी झंडा फहराए होंगे। ये माना जाता है कि उन्होंने ही फहराया था। आपने इस किताब में लिखा है कि पंडित जी ने 16 अगस्त को झंडा फहराया था, 15 अगस्त को झंडोत्तोलन किसी और ने किया था। ऐसे है कि 15 अगस्त को आप पढ़िए, कहीं भी आप तस्वीरें भी देखिए उस वक़्त की, पंडित जी और लॉर्ड माउंटबेटन ये इकट्ठे निकले वाइस हाउस से, इंडिया गेट की तरफ आए। वहाँ बहुत भीड़ थी सारे रास्ते में।
तो वहाँ झंडा फहराया उन्होंने। झंडा फहराया जाता है सूर्य उदय होने पर। 14 अगस्त की शाम को अंग्रेज़ों ने झंडा अपना लाल किले के नीचे कर लिया। जो ऊपर जो मिनरेट्स हैं ना किले की, झंडा वहाँ फहराया जाता है। 15 अगस्त की सुबह को जो वायदा नेताजी ने किया था, जनरल शाहनवाज गए वहाँ पर और वो झंडा उन मिनरेट्स के ऊपर जनरल शाहनवाज ने फहराया है। और उसकी मैंने कंफर्मेशन उनके नेफ्यू से लिया, आदिल का नाम भी दिया मैंने उसके अंदर पूरा कि किसने दिया, वो मैंने कंफर्मेशन ली है। 16 अगस्त को ऊपर नहीं, आज तक झंडा जो फहराने जाते हैं ये लोग, वो रैम्पर्ट्स पे करते हैं। रैम्पर्ट्स पर कभी झंडा नहीं फहराया जाता। रैम्पर्ट्स से सेरेमोनियल थे, ऐसे ही लोगों को मीटिंग में एड्रेस करने के लिए। सर, इस किताब में जो भगत सिंह जी की फांसी का एक बड़ा ब्यौरा है और सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि गांधी जी ने अगर अपील की होती तो भगत सिंह को फांसी नहीं होती। मैं ये तो कह नहीं सकता कि अपील की होती तो फांसी नहीं होती, क्योंकि कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि गांधी जी ने वायसराय को मिले थे और वायसराय ने उनको उल्टा शर्मिंदा कर दिया कि तो आप तो सारी उम्र कहते रहे हैं कि वायलेंस नहीं होनी चाहिए, ये क्या कह रहे हैं आप। तो ये तो मुझे जो मुझे फैक्ट रिसर्च में मिल सकते थे वही हैं सामने, मैंने दोनों लिखे हैं, ये नहीं लिखे। तो अब रही बात ये तो फैक्ट है कि फांसी दी गई, और इससे ये भी फैक्ट है जो भगत सिंह ने कहा था कि दे लीजिए, आप फिर देखिए कितनी जल्दी अब मुल्क आज़ाद होगा, कि यू कैन हैंग मी बट यू कैन नॉट हैंग माई आइडियाज़। बहुत नौजवान आदमी था वो, भगवान ने पता नहीं उनको कहाँ से वो दिमाग दिया, क्या आइडियाज़ दिए, क्या पढ़ाई दी। आप कभी उनकी पूरी पढ़िएगा। मैं सबसे कहूँगा जो उसे सुन रहे हैं कि प्लीज़ पढ़ो भगत सिंह के बारे में, कि एक 21 साल की उम्र थी और उसके अंदर वो क्या कुछ नहीं कह गए आपको। ये इनकलाब जिंदाबाद कोई आज़ादी के लिए नहीं था, वो उस वक़्त सोच रहे थे अबाउट लेबर ऑल्सो। भगत सिंह अंग्रेज़ असेंबली में कानून लाने वाले थे जिसके तहत यूनियंस के ऊपर पाबंदी लग जानी थी, उसके ख़िलाफ़ उन्होंने, और ये इनकलाब जिंदाबाद इज़ इनकलाब ऑफ 1917 इन सोवियत यूनियन। सर, ये जो हमारे राष्ट्र नायकों को विचारधाराओं से जोड़कर देखने का प्रयास होता है, वामपंथ से दक्षिणपंथ से, मूलतः ये लोग क्या कर रहे थे? नेताजी पर आपने बहुत कई अध्याय हैं इसमें, हर पन्ने पर मतलब जो बाद का खंड है जिसमें आज़ादी आंदोलन की 1857 के बाद की जब भूमिका का जो अंश है, उसके बाद आप आज़ाद हिंद फौज पे पूरा एक चैप्टर है, भारत छोड़ो आंदोलन पर एक चैप्टर है। आप क्या मानते हैं, अगर हम ये कल्पना करें कि नेताजी दुर्घटना में नहीं गए होते या भगत सिंह जी को फांसी नहीं होती, तो भारत की तस्वीर आज कैसी होती? देखिए, अगर तो नेताजी जिंदा रहते भारत तो बड़ा डिफरेंट मुल्क होता। ये कई चीज़ें हैं, ये बात है अब ये इसको मैं क्या कहूँ, क्योंकि उन्होंने एक बात तो बड़ी क्लियर कह दी थी कि वो जो एडमिनिस्ट्रेशन अंग्रेज़ छोड़ के जा रहे हैं उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। समझिए आप,
जब इम्फाल गए, एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ थी, जो अफसर वहाँ पे उन्होंने अपॉइंट करने थे। जब जापानीज़ ने अंडमान आइलैंड्स दे दिया, वहाँ भी एडमिनिस्ट्रेशन अपनी गई थी। कोई पुराने अफसर उन्होंने हिंदुस्तानी इस्तेमाल नहीं किए, क्योंकि अंग्रेज़ की एडमिनिस्ट्रेशन में वो क्लर्क बाबू जो था वो भी समझता था कि शायद वो वाइसराय की जगह बैठा हुआ है। हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स द ऑर्डिनरी पर्सन के था कि मालिक है, आज तक वो हिस्सा है। आपको चिट्ठी लिख के देख लीजिएगा, इस गवर्नमेंट को भी बेशक दफ्तरों में, क्या जवाब आएगा आपको? आएगा ही नहीं जवाब। तो आपका मानना है कि सत्ताएं बदल गई, व्यवस्था नहीं बदली ना। जब तक पंडित जी ने तो कह दिया कि आई एम द फर्स्ट सर्वेंट ऑफ इंडिया, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन तो थी, वो तो नहीं कहते थे दे आर सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, हालांकि नौकरी हिंदुस्तान की कर रहे थे। एटीट्यूड मालिकों वाला। और ट्रेजेडी है कि इट कंटिन्यूज। सर, इस जो आखिरी अध्याय 2 इसमें हैं, जो आपने जब नौसेना विद्रोह जो हुआ था, सैन्य विद्रोह जो जिसको सामान्य तौर पर आज़ाद भारत में भी जिनको न्याय नहीं मिला, उसकी भी एक बड़ी भूमिका आप सत्ता हस्तांतरण में देखते हैं। एक अध्याय गोवा का है जो आपने सेपरेट अलग चैप्टर में लिखा है। इन दोनों के बारे में थोड़ा लोगों को बताएं। देखिए, अब जब एटली ने भी माना कि रीजंस जो आज़ादी के लिए थे, इम्फाल, ट्रायल इन रेड फोर्ट, नेवल म्यूटिनी, पार्शल एयरफोर्स म्यूटिनी, और उससे कहा हमारे पास तो फ़कत 40,000 फौजी थे हिंदुस्तान में, हम कैसे लड़ सकते थे? अगर कल को वही 1857 वाली बात हो जाती तो कहाँ से लड़ते? उन्होंने बड़े होशियार हैं, उन्होंने विड्रॉ किया, मुल्क को 2 टुकड़ों में बांट दिया। जिन्ना was not happy with this partition. जिन्ना was not happy with this partition. जिन्ना ने अपने मुंह से नहीं कहा। आप उस वक़्त की फिल्म देख लीजिएगा, सब लोग राउंड टेबल पे बैठे हुए हैं, and Mountbatten is asking each of them, and Jinnah kept quiet. Mountbatten repeats, and then he only says, सर, विभाजन संभव था कि ना हो? क्या ऐसी संभावना हो सकती थी कोई? मैंने इस किताब में पूरा लिखा है। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने बेतहाशा डेमोन्स्ट्रेशन किए दिल्ली के अंदर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। यहाँ तक कि देवबंद ने फतवा भी इशू किया कि ये पार्टीशन गलत है, बल्कि एक कॉन्स्पिरेसी है ताकि हिंदुस्तान का मुसलमान बैकवर्ड और कमज़ोर हो जाए। क्या मिला उनको पाकिस्तान? ये पाकिस्तान, आपने मैंने इसके अंदर मेंशन किया है खान वली ख़ान की किताब, जिन्होंने पूरी रिसर्च की जाके वहाँ पे कि क्यों बना ये। विभाजन के लिए गांधी नेहरू को जिम्मेदार माना जाता है। आपकी किताब तो गांधी जी को मैंने नहीं कहा कि जिम्मेवार है वो, बल्कि गांधी जी तो इस बात से नाराज़ थे कि जब फैसला हुआ कि इंडिपेंडेंस लेनी है इस तरह से, ही वॉज इन बिहार,
बल्कि उनके तो अपने अल्फाज हैं कि एक ऐसे मौके पर तुमने इसे ठीक नहीं समझा कि मुझसे बात करोगे। और क्या कह सकते थे वो? जब फैसला हो ही गया, पटेल, नेहरू और जिन्ना जिम्मेदार थे। Patel is as much responsible for partition of India as Nehru was और जिन्ना was। अब जिन्ना ने जब पहली दफ़ा छोड़ा, डोंट फॉरगेट जिन्ना वाज अ नेशनलिस्ट, ही वाज मेंबर ऑफ द कांग्रेस। उसने तो सिर्फ यही कहा था ना गांधी जी के बारे में कि देखिए आप ये जो तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं ये आज़ाद हिंदुस्तान को खाने को दौड़ेगा। और फैक्ट है, आज वही एजिटेशन, कोई झगड़ा होता है, अब फार्मर्स का झगड़ा देख लीजिए, जब हुआ था साल से ऊपर लग गया था ना दिल्ली के गिर्द। ये क्या मजाक है ये? व्हाट इज़ दिस? और दिल्ली के मुसलमानों ने कहा डेमोन्स्ट्रेशन के अलावा कि 1937 में जब इलेक्शन हुए थे, जिन्ना एक सीट नहीं, एक प्रोविंस नहीं जीता था, तो कैसे मैं कहते हैं आप जिन्ना लीडर है हमारा? मगर उन्होंने तो पाकिस्तान बनाना था क्योंकि कोल्ड वार शुरू हो चुकी थी और उनको चाहिए था ये मुल्क। सर, आपसे तो बातचीत कभी ख़त्म नहीं होगी क्योंकि इतिहास का जो कालखंड है वह बहुत बड़ा है। लेकिन आखिरी प्रश्न गोवा से रिलेटेड है, जो कि इस किताब का भी आखिरी चैप्टर है। गोवा की स्वतंत्रता पर आपने 1498 से शुरुआत की है। गोवा के बारे में बताएं, क्योंकि गोवा सामान्य तौर पर लोग यही जानते हैं कि अंग्रेज़ों ने भारत को स्वतंत्र कर दिया, पूरा भारत स्वतंत्र हो गया, भारत पाकिस्तान बन गया, 2 हिस्सों में देश हो गया और हम ना फ्रेंच इलाके थे भाई, फ्रेंच टेरिटरीज थी। मैं तो गया हुआ हूँ, वहाँ भी गया हुआ हूँ मैं, फ्रेंच टेरिटरीज में। मैं तो गिरफ्तार हो चला था वहाँ पौंडीचेरी में। तो मुझे केवल सिंह जी बचा के ले गए अपनी गाड़ी के अंदर। वो वहाँ पे पॉलिटिकल एजेंट थे उस वक़्त। तो क्योंकि मैं वहाँ गया था रिपोर्टिंग करने, और मुझे पासपोर्ट होता था ख़ास पांडिचेरी के लिए। हाँ, वो इंडिया फ्रेंच टेरिटरीज ऐसा नाम था मेरे पास था, वो गुम हो गया मेरा पासपोर्ट। पता नहीं, आई डोंट नो वेयर डिड आई लूज, एनीवे आई डोंट हैव इट नाउ। तो वहाँ जब मैं गया तो मैं गवर्नर से भी मिला, वो जो फ्रेंच था, ऐश करते थे, वो बता था छोटा सा स्मॉल टेरिटरी है। और तो उनको साल वक्तों को पता लग गया कि ये आदमी क्यों आया यहाँ पर। तो केवल सिंह जी ने मुझे बता दिया कि अभी मैं इस वक्त होऊंगा तो सामान मेरा गाड़ी में रखवा देना, और जैसे ही वो फंक्शन ख़त्म होगी तो आप मेरी गाड़ी में बैठ जाना। दैट्स हाउ आई केम आउट ऑफ पौंडीचेरी। और गोवा में तो सिंपल अफेयर ना, वो तो हमारी फ़ौज ने किया, मगर उसमें मैंने सिर्फ एक आदमी का नाम मेंशन किया है, मलिक। अब इससे बड़ी दुख की बात है कि कैसे हमारे लोग जो हैं कान के कच्चे होते हैं, लीडर भी। एक इंटेलिजेंस ऑफिसर वो पंडित जी तक कैसे पहुंच गया? भाई बजाय तेरा काम रिपोर्ट देना है, तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि वो गोवा के लिबरेशन के वक़्त जनरल चौधरी तो क्या करते, वही सब कुछ कर रहा था, एज ही वॉज टेकिंग द क्रेडिट, बिकॉज ही वॉज सपोज टू रिपोर्ट टू द प्राइम मिनिस्टर। अरे तू कौन होता रिपोर्ट करने वाला? जनरल चौधरी रिपोर्टिंग टू द कमांड एंड कमांड विल रिपोर्ट टू द प्राइम मिनिस्टर। अजीब हालत थी, ये अजीब चीज़ें हैं, इन पे ज़्यादा बात ना ही की जाए तो बेहतर। मैं सर, एक और प्रश्न है कि ये पुस्तक हिंदी में कब आएगी? क्योंकि भारत के जिस इतिहास को आपने मेरा तो सिकंदर से भी पहले के दौर जी, अब ये बितास्ता जो हैं जिन्होंने पब्लिश की है वो हिंदी भी पब्लिश करते हैं, और उन्होंने मुझे वायदा किया कि वो फ़ौरन करेंगे, वरना तो मैं इसको साथ ही साथ करवा देता दूसरे पब्लिशर को दे के हिंदी राइट्स। तो आ जाएगी जल्दी, मैं कहूँगा उनसे। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आभार साहित्य तक को समय देने के लिए। मैं अपने दर्शकों से आग्रह करूँगा कि हिस्ट्री दैट
इंडिया इग्नोर्ड जो पुस्तक है वह हमारी बातचीत से कहीं अधिक रोचक है। इतने विराट कालखंड को जितने बड़े व्यापक स्तर पर और जितने गहन शोध के साथ यह पुस्तक प्रकाशित हुई है, हर चौथी पांचवी पंक्ति पर कोई नया तथ्य आपके सामने आता है। हर तथ्य को न तो मैं पूछ सकता हूँ न तो सर बता सकते हैं, उसका एक ही उत्तर है कि आप इस पुस्तक को खरीदें और पढ़ें। जैसा कि सर ने वादा किया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि वितस्ता भी हमारी इस बातचीत को सुन रहा होगा और जल्द से जल्द यह पुस्तक भारतीय भाषाओं में, मैं कहूँगा कि इसे भारत की हर भाषा में प्रकाशित होना चाहिए, ताकि जो भारत हम जिसे कहते हैं वह जिसकी सीमा कभी अफ़गानिस्तान के आगे तक जाती थी, वहाँ तक के लोग, वहाँ के लोग हालांकि अंग्रेज़ी में पढ़ सकते हैं, पाकिस्तानी भी अंग्रेज़ी में पढ़ सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के लोग इसे भारतीय भाषाओं में पढ़ सकें। इसलिए यह पुस्तक जल्द से जल्द हिंदी सहित दूसरी भारतीय भाषाओं में आए। सर, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू।